लाला राम घर में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, अरे ओ कविता की अम्मा, तनिक पानी तो पिला दो, बाहर गर्मी ने बेहाल कर रखा है। सुमित्रा की आवाज़ आती है, जी अभी लाई, यह लीजिए पानी, मैं खाना भी ला देती हूँ। लाला राम खाने को मना करता है। कविता की अम्मा, अभी रहने दो, अभी मारे को भूख ना है, जब मारे को भूख लगेगी तब खा लूँगा। जी ठीक है। जी बताइए, आज आपके काम का दिन कैसा रहा? काम का दिन तो अच्छा रहा। तुम्हें पता है क्या, मैं आ रहा था तो सीताराम जी मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीद रहे थे और बहुत खुश भी थे। मैंने पूछा, क्या बात है सीताराम, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो? तो उसने कहा कि उसके घर छोरा हुआ है। और खुश होने वाली बात भी तो थी, आखिर 4 बेटों का जो पिता है और एक म्हारे सिर पर 3 बेटियों का बोझ है। म्हारा कैसे दुर्भाग्य है जो 3 बेटियों का बोझ उठाना पड़ रहा है। पता ना पिछले जन्म में ना जाने क्या बुरा किए होंगे मैंने, जो बिटियां मिल रही हैं मुझे। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटे और बेटियों में आखिर क्या अंतर है? बेटी हो या बेटा, आखिर होते तो हैं माँ बाप की संतान। कविता की अम्मा, बेटी और बेटे में बहुत फ़र्क है। बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है और बेटी का पालन पोषण करो, दुनिया भर का खर्च करो उन पर, ऊपर से जब शादी होवे तब भी जहेज दो। और बेटे माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी होते हैं और बेटी माँ बाप पर बोझ होती है। अब तो राम जी से एक ही प्रार्थना है कि अब के हमारे घर छोरा ही आवे, हमारे को अब एक और छोरी ना चाहिए। लाला राम की पत्नी सुमित्रा गर्भवती थी और अब वह समय आ गया था जिसका लाला राम को इंतज़ार था। लाला राम को विश्वास था कि इस बार तो छोरा ही होगा। लाला राम ख्याली पुलाव पका रहा होता है, तभी डॉक्टर साहिबा आती हैं और कहती हैं कि मुबारक हो लाला राम, तुम्हारे घर लक्ष्मी आई है। यह सुनते ही लाला राम के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है और पारा 7वें आसमान पर चला जाता है। वैसे गुस्सा होने वाली कोई बात तो ना थी, लाला राम को कौन समझाए। लाला राम सोचता है कि अब आगे क्या करना चाहिए। बहुत देर सोच विचार करने के बाद उसने सोचा, बच्ची को किसी मंदिर के पास छोड़ आएगा और सुमित्रा से कह देगा कि उसकी बच्ची मरी हुई पैदा हुई है। यही सोचकर लाला राम बच्ची को लेकर मंदिर की ओर चल देता है। लाला राम मंदिर पहुंचकर बच्ची को छोड़ने वाला ही होता है, तभी वहां पर ममता आ जाती है। ममता लाला राम की पड़ोसन है और वह लाला राम को उस बच्ची को मंदिर में छोड़ते हुए देख लेती है। ममता लाला राम से कहती है कि लाला राम, यह क्या कर रहे हो? अपनी बेटी को मंदिर में इस तरह अकेले क्यों छोड़कर जा रहे हो? तुम अपने काम से काम रखो। लाला राम गुस्से से कहता है, तुम्हें मेरे काम में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस बच्ची को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। ये मनहूस मुझे अपने घर में नहीं चाहिए। मनहूस? तुम अपनी बेटी को मनहूस कैसे कह सकते हो? और तुम अपनी इतनी प्यारी छोटी सी बेटी को यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? आखिर तुम इंसान हो या हैवान? तो क्या करूँ, इस छोरी का बोझ भी अपने सर ले लूँ? पहले से ही हमारे सर पर 3-3 छोरियों का बोझ है, अब क्या यो को अपना सारा जीवन इसमें ही व्यर्थ कर दूं। इसीलिए मारे को एक छोरी ना चाहिए। राम जी से एक प्रार्थना की थी, अब के मारे यहाँ छोरा आवे, पर राम जी ने फिर से हमारे घर बिटिया दे दी। लाला राम, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? छोरी और छोरा में कोई फर्क ना है। छोरिया तो ईश्वर का दिया हुआ वरदान होवे, छोरियों से अनमोल रतन कोई और ना। और माना तुम इसे यहाँ छोड़ जाओगे तो इसकी माँ से क्या कहोगे? उसकी चिंता मत करो, मैं उससे कह दूँगी कि वाको मरी हुई छोरी पैदा हुई है और अगर तुम्हें इतना ही तरस आ रहा है इस पर तो तुम अपना लो ज़रूर, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह निर्दयी ना हूँ जो इतनी प्यारी बच्ची को ऐसे छोड़ दूँ। आज से ही ये मेरी बेटी है और शायद ईश्वर ने मुझे इसीलिए संतान का सुख नहीं दिया था, क्योंकि मुझे इसकी माँ बनना था। हाँ ठीक है, ले लो। वैसे भी मुझे यह छोरी ना चाहिए, इस छोरी को अपने पास ही रख। ऐसा कहकर लाला राम चला जाता है। तू मुझे काशी के मंदिरों में मिली है। काशी जो पवित्र भूमि है, यहाँ आकर हर किसी की मन्नत पूरी हो जाती है और आज मेरी भी मन्नत पूरी हो गई। आखिर मुझे जो तू मिल गई है, जो मेरी बेटी है, इसीलिए आज से तेरा नाम काशी है। काशी, मेरी काशी। आज काशी 7 साल की हो गई। काशी बहुत ही चंचल स्वभाव की है, एकदम हंसमुख। हाँ, थोड़ी नटखट ज़रूर है, लेकिन उसका नटखटपन भी सबको भाता है।
काशी पहली नज़र में ही सबका दिल जीत लेती है। अपनी इसी स्वभाव के कारण वह सबकी लाडली है। काशी जब छोटी थी तभी ममता काशी को लेकर दिल्ली आ गई थी। दिल्ली में ही ममता ने अपनी बेटी काशी के साथ छोटा सा अपना आशियाना बसाया। ममता काशी से बहुत प्यार करती, या यूँ कहें कि काशी में ममता की जान बसती थी। अगर काशी बिन बताए कुछ पलों के लिए ममता की आंखों से ओझल हो जाती तो ममता का दिल घबरा जाता। हाँ, ये बात और थी कि ममता ने काशी से उसकी सच्चाई छुपा रखी थी, लेकिन ममता काशी की भलाई के लिए ही तो ये सब कर रही थी, क्योंकि ममता नहीं चाहती थी कि काशी को कभी ये पता चले कि उसके पिता ने उसे अपने सिर का बोझ मानकर मुझे अकेला छोड़ दिया। इसीलिए ममता ने काशी से इस सच्चाई को छुपाना ही बेहतर समझा। ममता की एक बहन है जिसका नाम संजना है। संजना बड़े ही कर्कश स्वभाव की है। ऐसा ना है कि वह दिल से बुरी है, मगर उसकी वाणी पर संयम नहीं है। संजना कोई बात कहने से पहले सोच विचार नहीं करती। अपनी इसी स्वभाव के कारण उसे अपनों से किनारा कर रखा है। लेकिन ममता संजना को समझती है कि संजना जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं। हाँ, उसकी वाणी थोड़ी कठोर ज़रूर है, लेकिन दिल से एकदम कोमल है, और यही कारण है कि दोनों बहनों के रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं आई। संजना ममता से मिलने आई है। एक दिन की बात है। संजना ममता से कहती है, दीदी आप काशी से इतना प्यार क्यों करती हो? थारा कहने का क्या मतलब है संजना? मारे कहने का मतलब यही है दीदी कि वह आपकी बेटी ना है। अरे जब उसके पिता ने उसे ठुकरा दिया तो आपने उसे क्यों अपना लिया? और चलो अगर बेटा होता तो सही होता, कम से कम बेटा आपके बुढ़ापे का सहारा तो होता। लेकिन यह काशी कौन सा आपका सहारा बन जाएगी? आखिर छोरी जो ठहरी। आपको काशी को वहीं काशी में छोड़ आना चाहिए था जब उसके पिता लाला राम ने उसे त्याग दिया था। और मैं तो कहती हूँ कि लाला राम ने जो किया वह सही किया। आखिर छोरी का बोझ कौन उठा सके? बकवास बंद कर सजना, और खबरदार जो तूने मेरी काशी के खिलाफ एक शब्द और कहा, माना काशी लाला राम की बेटी है, लेकिन लाला राम ने उसकी कदर ना की और छोड़ दिया उसे मंदिर में मरने के लिए, और उसकी माँ से कह दिया कि उसकी बेटी मरी हुई पैदा हुई है। बेशक काशी को मैंने जन्म ना दिया हो, लेकिन काशी तुम्हारी ही बेटी है, क्योंकि काशी और तुम्हारा रिश्ता दिल से जुड़ा है। और तू बेटी को बोझ मानती है, लेकिन भूल मत कि तू भी एक बेटी ही है। संजना, दीदी मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ। संजना तुम क्या कहना चाहती हो और क्या कहना नहीं चाहती मैं सुनना नहीं चाहती, लेकिन तुम मेरी एक बात सुन लो। काशी मेरी पूरी दुनिया है, और मैं उसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगी, चाहे वे फिर मेरी बहन ही क्यों ना हो। ऐसा कहकर ममता संजना का मुंह बंद करा देती है, तो वहीं दरवाजे के पास खड़ी काशी यह सब सुन लेती है और उसकी आंखों से छल छल आंसू बहने लगते हैं, ऐसे आंसू जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी ममता की नज़र काशी पर पड़ती है। काशी बिटिया तू कब आई? माँ क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? ना मेरी बिटिया, ऐसा ना है। तुझसे किसने कह दिया कि तू मेरी बिटिया ना है? अब समझी तू मौसी की बात से परेशान है। मौसी तो ऐसे ही मजाक करती है। माँ आपको पता है कि आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है कि आप कभी झूठ नहीं बोल सकती। फिर भी आप मुझसे झूठ बोल रही हैं, लेकिन झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैंने सुन लिया है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, बल्कि उस पिता की बेटी हूँ जिसने मुझे अभिशाप मानकर त्याग दिया और आपने मुझे वरदान मानकर अपना लिया। काशी मैं तुझे यह सब बताना चाहती थी, लेकिन सही वक्त आने पर, क्योंकि तू अभी बहुत छोटी है और समझ नहीं पाती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सच तेरे सामने इस तरह से आएगा। लेकिन सच चाहे जो भी हो, एक सच सबसे बड़ा यह है कि तू मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। जानती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ और हमेशा रहूँगी, लेकिन हर लड़की की किस्मत मेरे जैसी नहीं होती जिनको आप जैसी माँ मिल जाए। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे ठुकरा दिया तो आपने अपना लिया, लेकिन हर लड़की की किस्मत ऐसी नहीं होती माँ। जाने कितनी लड़कियाँ इस घटिया सोच का शिकार होती हैं। जाने कितनी लड़कियों के माँ बाप उन्हें अपने सिर का बोझ मानकर उन्हें सड़क पर मरने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसे माँ बाप को तो लड़का चाहिए होता है जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके।
और अगर लड़की पैदा हो जाए तो उसे मेरे जैसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। माँ, युग बदल गया है लेकिन हमारे समाज की ये घटिया सोच अभी तक नहीं बदली। ममता आंखों में आंसू लेकर, बेटा और शायद कभी बदलेगी भी नहीं। माँ, हमारे समाज की जो स्थिति है उसे हमें ही बदलना होगा। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक ना जाने कितनी लड़कियां अनाथों की तरह जीवन गुजारना पड़ेगा। जाने कितनी लड़कियों को पैदा होने से पहले ही कोख में मार दिया जाएगा, और अगर वे पैदा हो भी गई तो उन्हें मेरी तरह मंदिर में मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। संजना, काशी, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन तुम जो कह रही हो यह कभी हो ही नहीं सकता। जब युगों युगों तक समाज नहीं बदला तो तुम्हारे बदलने से क्या बदल जाएगा काशी? यही तो बात है मौसी, अगर कोई समाज में बदलाव लाना चाहता है तो लोग उसका हौसला यह कहकर तोड़ देते हैं कि तू अकेली कुछ नहीं कर पाएगी। मौसी, हम समाज से नहीं, समाज हमसे बनता है। अगर हम अपनी सोच में बदलाव लेकर आए तो समाज अपने आप बदल जाएगा। और मैं बदलूंगी समाज को, अपने पिताजी की सोच को। पिताजी को समझा दूंगी कि बेटियां कोई अभिशाप नहीं है, बेटियां तो नन्ही कली हैं, ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। माना मैं भी बहुत छोटी हूँ, दुनियादारी की समझ नहीं है मुझे, लेकिन इतना समझती हूँ कि बेटियां किसी के सिर का बोझ नहीं होती। अगर बेटे माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी हैं तो दो बेटियां भी माँ बाप के सिर का ताज हैं। और यह बात मैं अपने पिताजी को समझाकर ही रहूँगी। मेरे पिताजी और समाज बेटियों के प्रति जो घटिया सोच रखते हैं उसका नाश करके रहूँगी। आज तक बेटी के अधिकार के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मैं हर उस बेटी की आवाज़ बनूँगी जिसके पिता ने मेरे जैसे मरने के लिए उसे सड़कों पर छोड़ दिया। ऐसा कहकर काशी वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद काशी का स्वभाव एकदम बदल जाता है। पहले काशी नटखट शैतान थी, अपनी मासूम शैतानी से सबको परेशान करती रहती थी, लेकिन अब एकदम समझदार और शांत स्वभाव की हो गई। पहले काशी को खेल खेलना बहुत पसंद था, लेकिन अब तो मानो जैसे खेल से उसकी दुश्मनी सी हो गई। पहले काशी खिलौनों से घर में सारे दिन खेलती रहती थी, और खिलौने भी सारे दिन घर में इधर उधर बिखरे पड़े रहते थे, लेकिन अब तो खिलौने भी संदूक में बंद हो गए। पहले काशी इतना ज़्यादा बोलती थी कि उसे रोकना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब ममता को काशी से बात करने के लिए बहाना ढूंढना पड़ता। काशी के दिल और दिमाग में बस एक ही बात चलती रहती थी, अपने पिता और समाज की घटिया सोच को बदलना, उन्हें समझाना कि बेटियां किसी पर बोझ नहीं, बल्कि बेटियां तो वह नन्ही कली हैं जो हर आंगन को रोशन करती हैं। इसी तरह कई साल बीत गए। 15 साल बाद आज काशी 22 साल की हो गई। काशी एक IAS ऑफिसर है, उसके सिर पर जिम्मेदारियों का भार है, पर यह जिम्मेदारियां उसके अपने फ़र्ज के प्रति नहीं बल्कि समाज के प्रति हैं, समाज के इस घटिया सोच को बदलने के प्रति है। काशी अपने IAS ऑफिसर का फ़र्ज बाखूबी निभाती है, और इसीलिए काशी IAS ऑफिसर बनी ताकि समाज में बदलाव ला सके। काशी अपने घर आती है और कमरे में पहुंचकर बैग में जल्दी जल्दी कपड़े भरने लगती है। तभी ममता वहां पर आती है और काशी से पूछती है, काशी बिटिया, तू कहीं जा रही है? हाँ माँ, एक ज़रूरी काम है, कुछ ही दिनों में आ जाऊंगी। बिटिया, पर तू कहाँ जा रही है? माँ, कुछ सरकारी काम के सिलसिले में जा रही हूँ। अपनी माँ से झूठ बोल रही है। अगर तू सरकारी काम के सिलसिले में जा रही होती तो इस तरह मुझसे नजरें ना चुराती। ठीक है, अगर तू मुझे नहीं बताना चाहती, शायद मेरी ममता में ही कोई कमी रह गई होगी जो तू मुझे अपनी माँ नहीं मानती। माँ, क्या बोल रहे हो आप? अच्छी तरह जानते हो कि आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जब मेरे अपने पिता ने मुझे ठुकरा दिया तब आपने अपनाया। आपका स्थान मेरे लिए भगवान से भी पहले है। माँ, आप मेरे लिए पूरी दुनिया हो। ममता, अगर ऐसा है तो तू सच सच बता, तू कहाँ जा रही है? माँ, मैं काशी जा रही हूँ। क्या? पर क्यों? तू काशी क्यों जाना चाहते हैं? काशी, अपने पिता और अपनी माँ से मिलने के लिए जाना चाहती हूँ। इसका मतलब तू मुझे अकेला छोड़कर जा रही है काशी? क्या मेरे अकेले का प्यार तेरे लिए काफ़ी नहीं है काशी, जो तू काशी जा रही है? नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं आपको अकेला छोड़कर जा सकती हूँ?
मैं काशी इसीलिए नहीं जा रही क्योंकि मैं आपको छोड़ना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए जा रही हूँ ताकि मैं काशी वालों और अपने पिता की सोच बदल सकूँ। उनके दिमाग में जो बेटियों के प्रति घटिया सोच है उसमें बदलाव ला सकूँ। क्योंकि माँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी जैसी कोई और काशी पैदा हो, क्योंकि हर काशी की किस्मत मेरी जैसी नहीं होती माँ। जिसे आप जैसी प्यार करने वाली माँ मिल जाए। इस काशी को तो अपना इतना प्यार दिया कि कभी उसे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। और सच कहूँ तो माँ, आप मेरे लिए मेरे असली माँ बाप हो। पर माँ, पूरे भारत में न जाने कितनी काशी होंगी जो दर दर की ठोकरें खाती होंगी, जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता होगा। बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी हर इच्छा को पूरी किया। मैंने जो मांगा वही ला कर दिया। पर माँ, काशी काशी क्या करे पूरे भारत में। जाने कितनी काशी खून के आंसू पीती होंगी, इसीलिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे अपने सिर का बोझ मानकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। क्योंकि ऐसे माँ बाप को तो बेटा चाहिए होता है जो उनके बुढ़ापे की लाठी बन सके। माँ, युग बदल चुका है और अब समाज को भी बदलना होगा। और समाज तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे। काशी मेरी बेटी, तू कब इतनी बड़ी हो गई जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी। सच कहा काशी, तूने समाज को बदलना होगा और तू बदलेगी समाज को। जा मेरी बच्ची काशी, तू समाज की घटिया सोच का सर्वनाश कर। बहुत हुआ अब बेटी का अपमान। काशी, अब तू बेटी के सम्मान, उसके अधिकार के लिए लड़। यह पूरा समाज, काशी, यहाँ तक पूरे भारत को बता कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। वक्त आने पर बेटियां भी बेटों से बढ़कर काम कर सकती हैं। धन्यवाद माँ, मेरी बात समझने के लिए। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है काशी। जा, तेरी विजय हो। काशी अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर चल देती है अपनी मंजिल की ओर। जब काशी काशी पहुँच जाती है तब अचानक उसकी गाड़ी के सामने 2 बूढ़े बुढ़िया टकरा जाते हैं और नीचे गिर पड़ते हैं। काशी उतरकर देखती है तो यह देखकर हैरान रह जाती कि वे बूढ़े बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि लाला राम और उसकी पत्नी सुमित्रा हैं, जिनकी हालत बद से बदतर थी। कपड़े भी फटे हुए पहन रखे थे। उनके साथ में उनकी बेटियां भी हैं, जिनकी हालत भी बहुत बेकार हो रही थी। लाला राम सुमित्रा और उसकी बेटियों को देखकर लग रहा था मानो उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया ही नहीं। काशी आने से पहले अपने मन में यह सोचकर आई थी कि जब उसके पिता उसके सामने होंगे तो उसका बस एक ही जवाब होगा कि आखिर क्या कसूर था मेरा। काशी बचपन से ही घृणा करती आई थी लाला राम से, लेकिन लाला राम की ये हालत देखकर उसकी घृणा दया में बदल गई। ऐसा ना था कि काशी अपना उद्देश्य भूल गई, बस काशी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो लाला राम इतने कठोर हृदय का था, उसकी हालत आज इतनी बेकार कैसे हो गई। काशी लाला राम से अभी कोई प्रश्न भी नहीं कर सकती थी क्योंकि लाला राम कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं था। इसीलिए काशी लाला राम, सुमित्रा और अपनी बहनों को लेकर हॉस्पिटल जाती है। लाला राम को उस वक्त इलाज की ज़रूरत थी। काशी लाला राम और सुमित्रा को हॉस्पिटल लेके जाती है। अपनी बहनों के लिए भी भरपेट भोजन का बंदोबस्त करती है। काशी की बहन भोजन ऐसे खा रही थी मानो उन्हें कई दिनों से भोजन का मुंह भी नहीं देखा हो। हर एक निवाले में उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और दिल से दुआ निकल रही थी काशी के लिए। मगर बेचारी इस बात से अनजान थी कि जिसको जी भरकर दुआएं दे रही हैं वह कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की बहन है। लाला राम की स्थिति में सुधार आने पर काशी उनसे पूछती है कि आपकी ऐसी हालत कैसे हुई। पंडित हीरामन शास्त्री के कारण। पंडित हीरामन शास्त्री, यह कौन है और इसकी वजह से आपकी ऐसी हालत कैसे हुई। पंडित हीरामन शास्त्री काशी का मुखिया है और काशी उसके इशारों पर चलता है। बिटिया, हम तो गरीब हैं, खेती बाड़ी करके 2 वक्त की रोटी कमावत है। अब यह हरिराम मारी भूमि, मारी खेती को हमसे छीन लिया और जब मैंने उसका विरोध किया था उसने हमें बेघर कर दिया। पूरी काशी उसके जुल्मों का शिकार हो रही है। काशी, तो आप उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करते, क्योंकि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। क्या पुलिस, क्या राजनेता, क्या अभिनेता, सब उसके इशारों पर नाचते हैं। पंडित हीरामन शास्त्री के खिलाफ कोई भी नहीं जाना चाहता और यही हाल हम गरीबों का है। अगर हमारे जैसे वहाँ का कहना ना माने तो हमें बेघर कर दिया जाता है, 2 वक्त की रोटी के लिए तरसा दिया जाता है
और अगर उसका कहना मान ले तो उम्र भर उसकी गुलामी करनी पड़ती है। हम गरीबों की सुनने वाला भी तो कोई नहीं है। उस हीरामन शास्त्री का आतंक दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, पर हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उसके आतंक का शिकार हो सकते हैं। आज से ऐसा नहीं होगा। काशी का कोई भी गरीब लाचार उसके आतंक का शिकार नहीं होगा। कानून आम जनता की रक्षा के लिए बना है, ना कि हीरामन शास्त्री की गुलामी करने के लिए। और जो अपने फ़र्ज़ को भली भांति ना निभा पाए, उसे वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा वादा है आपसे कि आज से काशी हीरामन शास्त्री की गुलामी से आज़ाद होगी। बेटी, तू अकेली क्या कर पाएगी? और वैसे भी तू तो एक छोरी है, थारे बस की बात नहीं है। पंडित हीरामन शास्त्री से मुकाबला कैसे करेगी? भला तू एक छोरी होकर हीरामन का क्या बिगाड़ पाएगी? आपके इस सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूंगी, और इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। लेकिन इससे पहले मुझे काशी को पंडित हीरामन शास्त्री के आतंक से मुक्त कराना है। लेकिन उससे पहले आप यह बात जान लीजिए कि मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, जो अपने फ़र्ज़ के प्रति ईमानदार है। पंडित हीरामन शास्त्री बेशक काशी में चलती होगी, लेकिन मेरे सामने कोई भी गुनाह करने वाला नहीं बच सकता, चाहे वे फिर हीरामन शास्त्री हो या फिर बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। वक्त आने पर सब बता दूंगी। लेकिन उससे पहले आप मेरे साथ चलिए। कहाँ पर बेटी? पंडित हीरामन शास्त्री के पास। पर क्यों? उनके गुनाहों का खात्मा करने के लिए। उसने काशी के मासूम लोगों पर जो अत्याचार किए हैं उसकी सज़ा देने के लिए, क्योंकि आज उसके पाप का घड़ा भर चुका है और उसे अब सज़ा मिलेगी, और वह सज़ा मैं दूंगी उसे। ऐसा कहकर काशी लाला राम को लेकर पंडित हीरामन शास्त्री के पास जाती है। काशी हीरा राम की हवेली में पहुंचती है तो हीरामन लाला राम को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे लाला राम, तू फिर से आ गया लगता है। जब तक तेरी पिटाई नहीं होगी तेरी अकल ठिकाने नहीं आने वाली। काशी, ज़रा हाथ तो लगा कर दिखाओ। अरे लाला राम, किसे ले आया अपनी वकालत करने के लिए? अगर किसी को अपने साथ लाना ही था तो किसी छोरे को लाता, लेकिन लगता है तेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है, तभी तो एक छोरी को लाया है म्हारे से मुकाबला करवाने के लिए। सुन छोरी, अगर अपना भला चाहती है तो अभी यहाँ से चली जा, वरना बहुत बुरा होगा। अच्छा, तो मैं भी जानूं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आपको क्या लगता है आप गरीबों की ज़मीन हथिया लेंगे तो कोई आपके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएगा? अच्छा, तो कौन उठाएगा हमारे खिलाफ़ आवाज़? इतनी हिम्मत किस में है जो हमारे खिलाफ़ जा सके? किसी में भी नहीं काशी, क्योंकि काशी में कोई भी हमारी तरफ नज़र भी नहीं उठा सकता। सबके लिए हमारी बात पत्थर की लकीर है। हम जो चाहते हैं काशी में वही होता है। हीरामन, भूलो मत, कानून से कोई नहीं बच सकता। जिस कानून की बात कर रही हो वही कानून मेरी जेब में रहता है। थोड़े से पैसों के लिए मेरे सामने कुत्ते की जैसे दुम हिलाता है। कानून किसी की जागीर नहीं है। हाँ, बहुत से लोग हैं जिन्होंने कानून को बदनाम कर रखा है, लेकिन बहुत लोग हैं जो कानून की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, जो ईमानदार हैं होंगे। लेकिन काशी में नहीं है। पिछले 20 सालों से मैं हर गरीब की ज़मीन हथियाता रहा। जाने कितने गरीबों को सताया मैंने, उन्हें बेघर कर दिया। 2 वक्त की रोटी के लिए, पानी के लिए भी तरसा दिया, लेकिन किसी ने मेरे खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, ना ही काशी में, ना ही तुम्हारे कानून ने। फिर तू तो एक मामूली सी छोरी है, तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती? छोरी तो है, लेकिन मामूली नहीं। मैं IAS ऑफिसर हूँ, और जो तुमने अभी अपनी तारीफ के पुल बांधे हैं, तुम्हारी सारी घटिया हरकत मेरे मोबाइल के इस छोटे से कैमरे में कैद हो गई है, जो तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा दिलाने में मदद करेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। बोलो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मेरा फ़र्ज़ बिकाऊ नहीं है जो थोड़े से पैसों के लिए अपनी ईमानदारी को खो देगा। पिछले 20 सालों से काशी में बहुत लोगों को सताया है, लेकिन अब तुम्हें सज़ा मिलेगी, साथ में उन्हें भी जो तुम्हारा साथ देते हैं, जिनकी वजह से कानून बदनाम है, जिसके कारण काशी के लोग आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे अपने लिए। लेकिन अब इंसाफ होगा। वहाँ पर पुलिस आती है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे और बंद कर दीजिए सलाखों के पीछे। पुलिस हीरामन को लेकर चली जाती है। लाला राम, बेटी, हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। आज तुम्हारी वजह से ना सिर्फ हम बल्कि पूरी काशी आज़ाद हो गई है। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे तो लगा था आपको मेरा नाम पता होगा। क्या मतलब बेटी, हमें तुम्हारा नाम कैसे पता होगा? हम तो तुम्हें पहले से जानते भी नहीं हैं। कमाल है, जिसे आपने मरने के लिए छोड़ दिया था, बड़ी जल्दी मुझे भुला दिया।
आपको तरस नहीं आया था मासूम बेटी को ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया। सुमित्रा, बेटी कैसी बेटी? क्या बोल रही हो तुम? आपको नहीं पता, आपकी एक और बेटी थी, या यूँ कहें कि बेटी है, जिसे आपके पति ने मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन उस बेटी की किस्मत अच्छी थी, मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। क्या मेरी बेटी कहाँ है? मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। मैं ही हूँ आपकी बेटी। क्या हुआ लाला राम हैरान हो गए एक बेटी को इतना बड़ा देखकर। अरे यह तो बेटी है, फिर आईएएस कैसे हो सकती है? क्योंकि आपकी नज़र में तो बेटा ही सब कुछ है, बेटी तो कुछ भी नहीं है। बेटी तो आपके लिए आपके सिर का एक बोझ है, जिसे आप कैसे भी अपने सिर से उतारना चाहते थे। और माँ, इसीलिए आपके पति ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें एक और बेटी का बोझ नहीं चाहिए था। बेटा भाग्य से मिलता है, लेकिन बेटी सौभाग्य से मिलती है। आखिर क्यों बेटी के पंख काट दिए जाते हैं? क्यों आसमान में उड़ने का अधिकार नहीं दिया जाता? बेटी को अपने मरने के लिए छोड़ दिया था, उसी बेटी ने आज आपको और पूरी काशी को बचाया। आज लाला राम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने जो किया उसके लिए पछतावा हो रहा था, लेकिन काशी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे थे। मुझे माफ़ कर दे काशी, आज मैं अपने गुनाहों के नीचे इतना दब गया कि उससे बाहर आने का रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा। मुझे माफ़ कर दे मेरी बेटी। बेटी, तुम जो सज़ा दोगी हमें मंजूर होगी। मैं यहाँ किसी को सज़ा देने नहीं, बल्कि सोच बदलने आई थी। पिताजी, मैं आपको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको वादा करना होगा, आज से काशी में कोई भी बेटी को अपना बोझ नहीं मानेंगे। बेटी को भी उतना ही प्यार और सम्मान देंगे जितना बेटे को देते हैं। फिर कभी कोई काशी को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ दिया जाएगा। हम वादा करते हैं। अब तो माफ़ कर दो बेटी। अगर आपने वादा कर दिया तो मैंने आपको माफ़ कर दिया। लाला राम, मेरी बेटी, तू सच में बहुत बहादुर है। मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है। सुमित्रा, हम सब साथ में रहेंगे, एक परिवार बनकर। काशी, सही कहा माँ आपने। अब हम सब साथ में रहेंगे। मैं ममता माँ को भी यहाँ बुला लेती हूँ, क्योंकि ममता माँ के आने से ही हमारा परिवार पूरा होगा। अगले दिन ममता भी आ जाती है। अब हुआ हमारा परिवार पूरा, काशी का परिवार पूरा। इस तरह ना काशी ने अपने पिता की बल्कि पूरे गांव की सोच बदली। अब काशी में कोई भी बेटी को अपने सर का बोझ नहीं मानता, बल्कि बेटियों को वही सम्मान और प्यार दिया जाता है जो कभी बेटों को मिलता था। अब काशी में बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता। और ये सब हुआ काशी की वजह से। काशी ने न सिर्फ काशी बल्कि पूरे भारत की सोच बदल कर रख दी। बेटी किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर नहीं है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।